हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन का नया लेक्चर लेकर आए और आज का हमारा लेक्चर पूरा इंक्लाइंड प्लेन पर होगा। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? अ सरफेस मेकिंग एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। हाँ भाई, इसी को कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन। कोई भी सरफेस जो कि 0 से बड़ा एंगल बना और 90 से छोटा। कंडीशन क्या है? 0 से बड़ा 90 से छोटा, यानी कि कोई ऐसा या कोई ऐसे या कोई ऐसे, लेकिन एंगल क्या हो 0 से बड़ा और 90 से छोटा, उस सरफेस को कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा, इंक्लाइंड प्लेन का फ़ायदा क्या है? इसको वैसे तो फ़ायदा हम वो बात नहीं कर रहे, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है इंक्लाइंड प्लेन? हालांकि इसको हम एक सिंपल मशीन भी कह सकते हैं, जो आप चैप्टर नंबर सिंपल मशीन में पढ़कर आ चुके हैं। सिंपल मशीन में आप पढ़कर आ चुके हैं मैट्रिक के अंदर, तो उसको मशीन भी कह सकते हैं। और है तो असल में ये मशीन ही कह लो आप, इंक्लाइंड प्लेन। इसका फ़ायदा क्या है? देखो होता क्या है, अब अगर आपने कोई चीज़ ज़मीन से उठाकर या कोई नीचे से उठाकर आपने ऊपर रखनी है, तो आप क्या करोगे? अब आप वो भारी चीज़ है, अब आपको ये जान लगाना पड़ेगी, ये आपने ऐसे जान लगाओगे, ऐसे बहुत ज़्यादा जान लगाना पड़ेगी। लेकिन आप क्या करो, जिस सरफेस के ऊपर आपने रखनी है तो उसके ऊपर आप क्या कर दो, जैसे कोई सरफेस लगा दो, इंक्लाइंड प्लेन लगा दो। अब क्या करो, आपने करना कुछ नहीं है, वो जो भी चीज़ आपने उठानी है उसको इंक्लाइंड प्लेन पर रखना है, आराम से लगा के आपने खींच लेना है इसको ऐसे। भाई मान लो कोई भी ये चीज़ है ना, ये डब्बा है, डब्बा या फ्रांस डब्बा कुछ ज़्यादा ही हार गया है पहले भी डब्बा। हाँ भाई, तो यहाँ पर कोई भी मान लो कोई चीज़ रखी हुई है। अब तुमने ऐसा, अगर यहाँ पर तुमने जो है तुम यहाँ पर खड़े हुए हो, तुमने जो यहाँ पर रखनी है भाई, तुम यहाँ पर खड़े हुए हो। अब तुम उसको ऐसे ऊपर उठा कर रखोगे, बहुत ज़्यादा जान लगाना पड़ेगी। या इसको तुम ऐसे अगर तुम उठा के रखोगे ऐसे, तो बहुत ज़्यादा जान लगाना पड़ेगी। तुमने क्या किया? इंक्लाइंड प्लेन लगा दिया, इंक्लाइंड प्लेन लगा दिया। अब तुमने क्या किया? आराम से इसको ऐसे खींच लिया, फोर्स कम लगाना पड़ी। तो ये फ़ायदा होता है इसका कि आपको फोर्स कम लगाना पड़ती है और आपका काम बड़ी जल्दी हो जाता है। तो इंक्लाइंड प्लेन का ये काम है। तो बहरहाल हम तो इस बात पर नहीं है, आज तो हमने बता दिया, लेकिन इंक्लाइंड प्लेन होता है क्या, हमने आज बात तो ये नहीं करनी। इंक्लाइंड प्लेन कोई भी सरफेस जो कि 0 से बड़ी एंगल बनाए और 90 से छोटी, उसे कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन। अब इसके दो केसेस हैं भाई। केस 1 की बात करें, केस 1 की बात करें कि इंक्लाइंड प्लेन है भाई, और मान लो भाई इसके ऊपर जो है कोई चीज़ ये रखी हुई है, कोई भी चीज़ है, और अभी क्या ये रेस्ट पर है, रेस्ट पर। व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, अभी बॉडी क्या है? रेस्ट पर है, इसके ऊपर रखी हुई है। ये ऐसे है ना भाई, ये मान लो ये ग्राउंड के पैरेलल है और ये हमने इसके ऐसे लगाया है, इसके ऊपर कोई चीज़ रखी हुई। अब इसके ऊपर रखे हुए और ये बॉडी जो है ये क्या है? रेस्ट पर है। देखो पहली कंडीशन क्या है। अब ज़रा ये देखो, इसके पहले ये बताओ कितनी फोर्सेस लग रही हैं। देखो जब भी कोई चीज़ सरफेस पर रखती है, सरफेस के साथ जब बॉडी कांटेक्ट में आती है, उस सरफेस उसके ऊपर दो फोर्सेस लगाती है। मतलब उस बॉडी के ऊपर दो किस्म की फोर्सेस लगती हैं। एक तो बॉडी का वेट लगेगा डाउनवर्ड, और दूसरा सरफेस लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगाएगा। और ये वेट, अच्छा वेट मतलब
अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये बॉडी ऐसे रखी हुई तो वेट इसका ऐसा लगेगा, नहीं, वेट हमेशा डाउनवर्ड ही लगता है, चाहे किसी भी लगी हो बॉडी, किसी भी एंगल पर रखी हुई हो, वेट हमेशा उसका डाउनवर्ड ही लगता है, तो वेट इसका अभी भी ये डाउनवर्ड ही लगेगा। एक फोर्स तो इसके ऊपर वेट की लग रही है, देखो एक फोर्स इसके ऊपर वेट की लग रही है, दूसरी नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस लगा रहा है, ठीक है, और तीसरी कौन सी, तीसरी फोर्स कौन सी, फ्रिक्शन की। तीन फोर्सेस लग रही हैं इसके ऊपर, एक वेट की, दूसरी नॉर्मल रिएक्शन, तीसरी फ्रिक्शन। अब देखो इस वेट के भी कंपोनेंट होंगे, वेट क्या, एक होगा ये वाला कंपोनेंट जो कि इंक्लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर, और एक होगा इसके पैरेलल। ठीक है, अब अगर ये तुमने ये देखना है तो ये तुम देखो चैप्टर नंबर 2 वेक्टर के अंदर हमने जब न्यूमेरिकल कराए थे, टॉपिक बाय टॉपिक न्यूमेरिकल कराते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के, तो वहाँ पर ये तुम्हारा न्यूमेरिकल आता है पूरा, वहाँ पूरा समझाया था कि ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, ये होगा इसका एक्स कंपोनेंट और ये होगा इसका वाई कंपोनेंट, यानी कि ये होगा डब्ल्यू कोस थीटा और ये वाला कौन सा कंपोनेंट होगा, डब्ल्यू साइन थीटा। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है रोड के वो कौन सा होता है, कोस थीटा, जो पैरेलल होता है वो साइन थीटा। ये पूरा हमने जब पूरा न्यूमेरिकल है वहाँ पूरा समझाया था, ये कोस क्यों होता है और ये साइन क्यों है, रट्टा नहीं मारो, जाके देख के आ जाओ। अगर आपने वेक्टर आपको पूरा आता भी तब भी आप क्या करो, सिर्फ उसका कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का जो न्यूमेरिकल जो टॉपिक है उसके आप सिर्फ उसके फर्स्ट न्यूमेरिकल देख लो, बस आपको समझ में आ जाएगा। तो वेट इसके दो कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर इंक्लाइन के, एक पैरेलल, ये वाला कोस ये वाला साइन थीटा, ठीक है, ये वाला कोस ये वाला साइन, ये वाला एक्स कंपोनेंट ये वाला वाई कंपोनेंट। अब बॉडी क्या है, रेस्ट पर है, इफ बॉडी इज एट रेस्ट। अब अगर बॉडी क्या है, रेस्ट पर है, तो देखो ये नॉर्मल रिएक्शन और कोस थीटा ये बराबर होंगे, नॉर्मल रिएक्शन बराबर होगा डब्ल्यू कोस थीटा। अरे भाई बॉडी ना तो ऐसे मूव कर रही है ना तो बॉडी ऐसे मूव कर रही है, यानी कि दोनों बराबर हैं, ना तो बॉडी ऐसे मूव कर रही है ना तो बॉडी ऐसे मूव कर रही है ना तो बॉडी ऐसे मूव कर रही है, यानी कि दोनों रिएक्शन और क्या है डब्ल्यू कोस थीटा बराबर है। डब्ल्यू क्या होता है, एम जी, तो ये हो गया एम जी कोस थीटा। अब ये देखो ना तो बॉडी रुकी हुई है, इसका मतलब क्या है कि साइन और कोस, इसको देखो यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे बनाकर दिखा रहा हूँ, ये इसको यहाँ बनाकर दिखा रहा हूँ, डब्ल्यू साइन थीटा, बॉडी रुकी हुई है यानी कि फ्रिक्शन फोर्स और डब्ल्यू साइन थीटा ये भी क्या है बराबर, यानी कि फ्रिक्शन बराबर है डब्ल्यू साइन थीटा, थीटा ये हो गया एम जी साइन थीटा। ये हो गया आपका पहला केस जब बॉडी क्या हो, रेस्ट में हो। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, बराबर हो गया एम जी कोस थीटा इस फोर्स के, बॉडी रेस्ट में, ना तो बॉडी ऊपर जा रही है ना तो नीचे आ रही है, दोनों बराबर, ना तो बॉडी ऐसे मूव कर रही है ना तो बॉडी ऐसे मूव कर रही है, मतलब ये भी दोनों बराबर। पहला केस कि जब बॉडी रेस्ट में हो तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होता है, एम जी कोस थीटा, और फ्रिक्शन फोर्स एम जी साइन थीटा। चलो भाई दूसरी कंडीशन इसकी इंपॉर्टेंट है, आपके पास जो पेपर में आती है, जब बॉडी क्या कर रही हो, मूव कर रही है, मतलब स्लाइड कर रही है डाउन, व्हेन बॉडी स्लाइड्स डाउन, जब बॉडी क्या करे, ये इंक्लाइंड प्लेन, अब बॉडी जो है इसके ऊपर रखी हुई है और वो ऐसे मूव करे, पहले देखो
ये बॉडी रखी हुई है और बॉडी कैसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है। अब स्लाइड नीचे आ रही है, स्लाइड डाउन। तो कितनी फोर्सेस, पहली फोर्स तो वेट की, पहली फोर्स वेट की, दूसरी नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस से लगाएगा, तीसरी फ्रिक्शन जो कि कहाँ लगती है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। पूरा समझाया फ्रिक्शन कि कैसे करती है, डायरेक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन कैसे लगती है, मोशन के अपोजिट। इसके दो कंपोनेंट, एक W कोस थीटा और एक ये वाला W साइन थीटा। इसको यहाँ बना लूँ W साइन थीटा। क्यों बनाया फ्री वेक्टर, इसको यहाँ बना लिया। अब देखो भाई, अब बॉडी क्या है, स्लाइड्स कर रही है, नीचे आ रही है। अच्छा, इन दोनों रिएक्शन की और कोस थीटा वाली अगर इसकी फोर्स की बात करें एक्स कंपोनेंट वाली, तो ये तो अभी भी बराबर होगी, रिएक्शन W कोस थीटा के बराबर। क्यों? अरे भाई, ना तो बॉडी ऐसे मूव कर रही है, ना तो बॉडी ऐसे मूव कर रही है, ना तो ऐसे मूव कर रही है, ना तो ऐसे मूव कर रही है, यानी कि रिएक्शन और W कोस थीटा फोर्स ये तो अभी भी क्या है, बराबर है, जैसे कि वहाँ पर थी। ना तो बॉडी ऐसे मूव कर रही है, ना तो बॉडी ऐसे मूव कर रही है। रिएक्शन अभी भी किसके बराबर है, नॉर्मल रिएक्शन W कोस थीटा। इसका तो कोई काम ही नहीं है। हाँ, ये देखो भाई, W अब बॉडी कैसे आ रही है, स्लाइड डाउन, ऐसे आ रही है बॉडी, स्लाइड डाउन ऐसे नीचे आ रही है। तो इस दफ़ा बड़ी कौन सी फोर्स है, W साइन थीटा पे नीचे आ रही है। एक छोटी सी बात याद रखो, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही होती है वही फोर्स ज़्यादा होती है। अब ये देखो, बॉडी स्लाइड डाउन नीचे आ रही है, यानी कि W साइन थीटा फोर्स बड़ी है और फ्रिक्शन छोटी है। अब नेट फोर्स निकालो, W बोल दो भाई, W साइन थीटा इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, नेट फोर्स निकालो या रिजल्टेंट फोर्स, F इज इक्वल टू, इसे निकालोगे भाई, बड़ी में से छोटी का माइनस करते हो। ये हमने जब पूरी डेरिवेशन करी थी, जब पूरी डेरिवेशन करी थी, पूरा बताया था नेट फोर्स कैसे निकालते हैं। नेट फोर्स बड़ी में से छोटी का माइनस कर दिया। F क्या होता है, M ए, F क्या होता है, M ए, F की जगह M ए, W साइन थीटा माइनस F। हाँ, असल में हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाकर दिखाना है कि जब बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे आती है, मूव करती है, स्लाइड करती है, तो किस एक्सेलरेशन के साथ करती है, वो हमें वो फॉर्मूला ड्राइव करना है। एक्सेलरेशन मास और मास एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड करेगा। W साइन थीटा माइनस F, ये M, दोनों के नीचे इंडिविजुअली M लिख लेते हैं। W साइन थीटा M, W वेट की जगह mg रख लेते हैं। ये वेट क्या होता है, mg। वेट की जगह डायरेक्ट यहाँ पर ही रख देते हैं, आप यहाँ डायरेक्ट रख देना, आप यहाँ से रखते हुए आ जाना Wmg। मैंने तो नहीं रखा, लेकिन आप डायरेक्ट यहीं से रख देना या ऐसे कर लेना। ये M से M मर गया, इधर क्या बचा, A G साइन थीटा माइनस F अपॉन M। ये फॉर्मूला है आपका एक्सेलरेशन का। जब बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर स्लाइड करती है तो किस एक्सेलरेशन के साथ स्लाइड करती है, ये वो फॉर्मूला है। अगर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल नहीं है, मतलब फ्रिक्शन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप, फ्रिक्शन मौजूद है, तो क्या फॉर्मूला है, G साइन थीटा माइनस F/m। अब अगर फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बिल्कुल जीरो है, नेग्लेक्ट कर लो आप, नेग्लिजिबल है, मतलब जीरो पूरी है, तो देखो ये G साइन थीटा मतलब पूरी जीरो है, जीरो आप मान लो, है ही नहीं बिल्कुल, तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, यानी कि ये टर्म पूरा जीरो। तो एक्सेलरेशन क्या है, G साइन थीटा
यानी कि एक बात तो पता लग गई कि जब इंक्लाइंड प्लेन पर फ्रिक्शन क्या हो, बिल्कुल ज़ीरो, नेगलेक्ट कर सकते हैं उसको, बिल्कुल ज़ीरो, फ्रिक्शन मौजूद ही ना हो, तो एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड तो नहीं करता। बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछ सकता है वो आपसे ईकेट एमडीकेट में कि जब फ्रिक्शन, जब इंक्लाइंड प्लेन में फ्रिक्शन मौजूद ना, बिल्कुल नेगलेक्ट कर सकते हो, तो एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड नहीं करता, मास पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता भाई, मास पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन कब, ज़रूरी नहीं कि तुम हर दफ़ा बोल दे मास पर डिपेंड नहीं करता, नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। अगर फ्रिक्शन मौजूद है तो F/m, और फ्रिक्शन मौजूद नहीं है तो G sin थीटा। एक ही सूरत में मास पर डिपेंड नहीं करेगा जब क्या नहीं हो, फ्रिक्शन बिल्कुल भी मौजूद ना हो, वरना तो मास पर डिपेंड करेगा। लेकिन जब मास पर डिपेंड कब नहीं करेगा, सिर्फ एक ही सूरत में, जब क्या हो, फ्रिक्शन क्या हो, बिल्कुल ज़ीरो, मतलब नेगलेक्ट हो, नेग्लिजिबल हो, बिल्कुल ज़ीरो। जी साइन थीटा, और पेपर में आता है भैया, आपको बोलता है कि आप प्रूफ कीजिए कि जब फ्रिक्शन, जब इंक्लाइंड प्लेन पर फ्रिक्शन क्या हो, बिल्कुल मतलब ज़ीरो हो, नेगलेक्ट कर, नेग्लिजिबल हो, तो आप बताइए जनाब कि यही बराबर होता है जी साइन थीटा, या एक्सेलरेशन मास पे डिपेंडेंट है, मास पे डिपेंड नहीं करता, तो जी साइन थीटा। अब इसके स्पेशल केस देखो, अगर इंक्लाइंड एंगल क्या है, ज़ीरो डिग्री, तो साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बात तो पता लग गया भाई, एक्सेलरेशन ज़ीरो है, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन को तुमने अगर ऐसे रख दिया है, ग्राउंड भी ऐसी है, ज़मीन के तुम ग्राउंड के तुमने किसी सरफेस से तुमने पैरेलल रख दिया, मतलब किसी भी सरफेस से तुमने जिसके साथ रखा है इंक्लाइंड प्लेन को बनाया है, और 0 डिग्री एंगल पर है, तो एक बात तो पता लग गई कि एक्सेलरेशन ज़ीरो, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन का मकसद ही ख़त्म हो गया। जो इंक्लाइंड प्लेन का मकसद है भाई, इंक्लाइंड प्लेन 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है ही नहीं, इंक्लाइंड प्लेन तो है ही नहीं किसी सूरत में। दूसरी बात, अब अगर एंगल क्या है 90 डिग्री, तो साइन 90 क्या होता है 1, तो ये जी, यानी कि एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि बॉडी फ्री फॉल होकर गिरेगा, जाहिर सी बात है भाई, जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये तो तभी होता है जब बॉडी क्या हो, फ्री फॉल होकर मोशन कर रहा हो, तो एक्सेलरेशन जी के बराबर होगी, यानी कि बॉडी तो फ्री फॉल होगा। इंक्लाइंड प्लेन का तो ताल्लुक खत्म हो गया इंक्लाइंड प्लेन, इसीलिए इंक्लाइंड वो सरफेस जो कि एंगल बनाए 0 से बड़ा 90 से छोटा, उसी सरफेस को कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। जितने भी पॉइंट्स इसके हम बताते हैं वो आप अच्छे नोट्स बनाया करो, और जो भी आपके पास जो है एमडीकेट के पेपर्स हो गए या डाउ यूनिवर्सिटी के हो गए, जो भी है आपके पेपर्स हैं, ईकेट के हों, एमकेट के हों, आप उसको देखा करो, जो हम टॉपिक पढ़ाते हैं कि उससे क्या क्या आया, और उसको पूरा कवर किया करो ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। बाकी पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।